नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय। मैं ऋतिक केसरवानी आज एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच यूपी TSS राजस्व लेखपाल की मैथ लेकर। तो एक बार मेरा सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको लेखपाल की मैथ पढ़ाता हूँ और उस मैथ में आपको जितने भी हो सकता है इंपॉर्टेंट ट्रिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को रोज प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सॉल्व कराता हूँ और आशा करूंगा आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होगी और आप उसे देखते भी होंगे। और अगर अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती होगी तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए, क्योंकि देखिए हमारा लेखपाल एग्जाम 19 जून को प्रस्तावित है, जिसमें अभी तक उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग की कोई भी बात को कंफर्म नहीं की है। बहुत से छात्रों को, बहुत से मेरे दोस्त यार के मन में एक बात की शंका बनी कि मैं शॉर्ट लिस्ट होंगी कि नहीं होंगी, शॉर्ट लिस्ट होऊंगा कि नहीं होऊंगा, अगर नहीं हुआ तो मेरा इतने दिन का पढ़ाई बेकार हो जाएगी। तो आप ये मत सोचिए कि आपकी पढ़ाई बेकार हो जाएगी, क्योंकि आपकी पढ़ाई आने वाले दूसरे एग्जाम में फायदेमंद होगी। लेकिन जान लीजिए आयोग अभी चुप बैठा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रहा है। कहीं ना कहीं वो 50 से 60 परसेंटाइल से ऊपर वालों को बुलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि कईयों ने आयोग में शिकायत की है, कितनों की बातें आयोग तक पहुंची है, तो उसे भी पूरी चीज़ों का, बातों का पता चलता रहता है कि यूट्यूब पे क्या चल रहा है, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है उस पर क्या चल रहा है यूपी TSS के बारे में। आयोग सब कुछ मतलब अपने प्रॉपर देखता रहता है, समझता रहता है कि इस समय मुद्दा चल क्या रहा है, क्या छात्र चाहते हैं, क्या आयोग चाहता है। तो इन सब का आप परेशान ना होइए, कुछ ना कुछ आपके हित में ही सोचेगा। तो बस आप अपनी पढ़ाई को एकदम कंटिन्यूअसली रख लीजिए, जैसा कि पिछली 4-5 वीडियो में डाला था। सभी में प्रॉपर एक कमेंट आ रहा था कि सर आप पाई चार्ट और बार ग्राफ की भी 1-2 प्रॉपर वीडियो बना दीजिए। तो जो आज की हमारी वीडियो है ये पूरी और पूरी पाई चार्ट और बार ग्राफ के क्वेश्चनों से ही, कैसे इस ग्राफ के क्वेश्चनों को और पाई चार्ट के क्वेश्चनों को कम समय में सॉल्व कर देते। देखिए सॉल्व तो सब करा देंगे, लेकिन कम समय में आप कैसे उसे सॉल्व करेंगे ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उन क्वेश्चनों को आप कितनी आसानी से सॉल्व कर ले जाते हैं। कुछ लोगों को पाई चार्ट, बार ग्राफ आता भी रहता है, तब भी कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते, क्योंकि उसमें इतना हौच पौच करके दिखाया रहता है कि आपका दिमाग घूम जाता है और पेपर उतना आपका दिमाग काम करता नहीं है जितना कि नॉर्मल डे में करता है। तो बस एकदम आपकी समस्या का समाधान लेके हमारा चैनल आपके लिए हमेशा खड़ा रहा है। लेखपाल से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी को आपको पढ़ाने की कोशिश की जाएगी और आशा करूंगा कि अगर हम लोग के चैनल से आप पढ़ रहे हैं तो लेखपाल के एग्जाम में आप जरूर सफल होंगे। तो चलिए आइए देखिए आज के हमारे प्रैक्टिस सेट में किस टाइप के क्वेश्चन हैं। चलिए देखिए स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। दिया गया पाई ग्राफ वर्ष 2017 के विभिन्न मोबाइल कंपनियों द्वारा कुल बिक्री को दर्शाता है। देखिए ये जो यह हमारा पाई चार्ट आपको दिख रहा है ये हमारे 2017 के विभिन्न कंपनियों के मोबाइल को बेचने को दर्शाता है। देखिए इसको पढ़ाने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी बातों को मैं बताना चाहता हूँ जो कि बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उन बातों को देखिए, हमारा ये जो पाई चार्ट होता है, ये जो हमारा पाई चार्ट हमेशा गोले में रहता है, ठीक है। इसमें कुछ आंकड़े दर्शाए रहते हैं। अगर वो आंकड़ा दो चीज में हमेशा दर्शाएगा, एक तो पहला तो वो आंकड़ा परसेंटेज में आपको दर्शाता है, दूसरा आंकड़ा वो किसमें दर्शाता है, आपको डिग्री में दर्शाता है। तो ठीक है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको याद रखना है इस बात को कि ये जो हमारा ये गोला है, इन गोलों में अगर जो वैल्यू दी है परसेंटेज वैल्यू, वो हमेशा किसके योग के बराबर रहती है। अगर इनका सारा योग करें तो हमेशा जो परसेंटेज वाली रहती है वो 100% के बराबर रहती है। ठीक, इनका आप एक बार योग करके जोड़ भी लेंगे तो आप देख सकते हैं 40, 18, 58, 18, 76, 76, 11, 87, 87 और 7, 6, 13 कितना हो गया, 100 हो गया। अगर डिग्री में दी रहती है तो डिग्री का जो टोटल योग जब आप करेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री। कितना आएगा, 360 डिग्री। ये छोटी छोटी बातें हैं, पाई चार्ट से रिलेटेड है कि अगर आप परसेंटेज वैल्यू दी रहेगी तो आप क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे आप वहां पे बटे में, हर में उसके 100 रख के सॉल्व करेंगे। और अगर वही पाई चार्ट का आंकड़ा हमारी उसमें डिग्री में दिया रहेगा तो आप उसे 360 से सॉल्व करेंगे। फिर आगे सॉल्व क्या करना है, पूछा क्या है, ये आगे डिपेंड करता है, लेकिन इतनी सी बातें आपको जाननी जरूरी है। और पाई चार्ट में इन्हीं दो आंकड़ों पे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला क्या है, वर्ष 2017 के विभिन्न मोबाइल कंपनियों द्वारा कुल बिक्री को दर्शाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि वर्ष 2017 में कुल बिक्री 5000 करोड़ की थी, कितने करोड़ की थी, 5000 करोड़ की। देखिए यहाँ पे करोड़ इसलिए लिख दिया है क्योंकि उतना जीरो अगर यहाँ पे बढ़ा देता तो पक्का है, पक्का कि 70% मेरे दोस्त यार क्या करते, उसे गलत कर देते, इसलिए यहाँ करोड़ लिख दिया। अभी इस समय आप करोड़ को भूल जाइए, आप 5000 को लेके सॉल्व करिएगा, आगे जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आप करोड़ जोड़ दीजिएगा।
तो वीवो कंपनी द्वारा की गई बिक्री कितने करोड़ की थी। हमसे वीवो कंपनी का पूछ रहा है कि कितने करोड़ की बिक्री हुई थी। देखिए यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए टोटल 5,000 करोड़ की बिक्री हुई। कितने करोड़ की बिक्री हुई? 5,000 करोड़ की बिक्री हुई। वीवो कंपनी ने कितना किया? 6% किया। किसका 6% किया? कुल का। इस कुल पाई चार्ट का जितनी की भी बिक्री हुई थी साल भर में वर्ष 2017 में, उसका 6% किसने किया था? वीवो ने किया था। तो कुल 5,000 करोड़ की हुई थी, उसका 6% किसने किया था? वीवो ने किया था। बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। 2 0 कट गया। 50 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 3,000। ये 3,000 किस में आया है? लाख में, हजार में, करोड़ में। 3,000 करोड़। तो वीवो कंपनी ने कितने करोड़ की बिक्री की है? 1 मिनट याद देखिए, 50 गुणे 6 कितना होता है? 300 होता है। सॉरी यहाँ पे मैंने 3,000 लिख दिया। 300 करोड़ की बिक्री किसने की है? वीवो कंपनी ने की है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया रखा है। आशा करूंगा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए बार ग्राफ के क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं, इसलिए इनको ऐसे दर्शाना पड़ता है। आशा करूंगा आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ करना नहीं। देखिए बोल क्या रहा है? दिया गया, ये बोल क्या रहा है? दिया गया ग्राफ x, जो ये ग्राफ यहाँ पे हमको पूरा शो किया गया है, ये वर्ष 2017 के 6 महीनों के बाइक पंजीकरण और कुल वाहनों को दर्शाता है। देखिए ये जो हमें ग्राफ दिया गया है, ये वर्ष 2000 किसका है? 17 का है। 2017 के 6 महीने का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, उसको दर्शाया। ये देखिए जो छोटा वाला है ग्राफ, ये जो ऐसे 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 डिब्बे में है, ये बाइक को दर्शा रहा है। बात को समझिएगा। और जो ये बड़ा वाला ब्लैक ब्लैक पूरा है, ये ब्लैक ब्लैक किसका है? कुल वाहन का है। ठीक है, ये दर्शा रहा है। ये आपको क्वेश्चन में यहाँ बना रहेगा कि कौन सा ग्राफ किसको दर्शा रहा है। देखिए यहाँ बता दिया, चार्ट में पहला स्तंभ बाइक को और दूसरा स्तंभ कुल वाहनों को दर्शा रहा है। बोला क्या है? दिए गए डेटा के अनुसार मार्च 2017 में बाइक के अतिरिक्त पंजीकृत वाहनों की संख्या क्या थी। देखिए आपको बोल क्या रहा है? बाइक के अतिरिक्त, बाइक के अलावा कुल कितने पंजीकृत वाहनों की संख्या थी, इसी को बताना है। कब का बताना है? मार्च 2017 का बताना है। देखिए मार्च ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। मार्च 2017 में बाइक कितना हुआ था? 15। किसमें दिया है हमारा क्वेश्चन? हजार में। बाइक का पंजीकरण कितना हुआ था? 15,000। कुल वाहन का पंजीकृत कितना हुआ था? 25,000। छोटी सी बात समझिएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्या? बाइक के अतिरिक्त, बाइक के अतिरिक्त, बाइक के अलावा कितने वाहनों की पंजीकृत हुआ था। तो मेरे कुछ दोस्त यार यहाँ पे कुल वाहन में ही टिक मार देते, लेकिन आपको समझना, देखिए बाइक कितना हुआ था? 15,000 हुआ था। कुल वाहन कितने हुए थे? 25,000। इस कुल वाहन में ये बाइक वाला भी ऐड है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? बाइक के अतिरिक्त बताना है। तो 25,000 में आपको 15,000 माइनस कर देना, तो बाइक के अतिरिक्त कुल 10,000। कितने? कुल 10,000 वाहन क्या हुए थे? पंजीकृत हुए थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। यही यहाँ पे बात को ध्यान रखना था कि ये जो ये भूरा भूरा वाला है, ऐसे लाइनिंग वाला, ये बाइक का है, और ये जो काला वाला है कुल वाहन का। कुल वाहन में बाइक भी ऐड है। बात को समझिएगा। इसीलिए उसने पूछा मार्च 2017 में बाइक के अतिरिक्त, बाइक के अलावा कितने वाहनों को पंजीकृत हुआ है। तो बाइक के अतिरिक्त देखिए कुल 25,000 हुआ था, बाइक 15,000 हुई थी, जिसका मतलब बचे हुए वाहन कितने थे? 10,000 थे। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। बोल क्या रहा है? एक विद्यालय में 1200 छात्रों के उनके आगमन वाहनों के बारे में पूछा गया तथा प्राप्त सूचनाओं को निम्न पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया। दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात करें कितने छात्र कार से विद्यालय आते हैं। देखिए एक विद्यालय में गए थे, उन्होंने 1200 छात्रों से पूछा कि आप लोग किस किस माध्यम से आते हैं। उस माध्यम को उन्होंने पाई चार्ट के द्वारा शो किया है। ठीक है, क्या बताया है? कुल छात्र के 30 डिग्री किससे आते हैं? पैदल चल के आते हैं। 60 डिग्री किससे चलते हैं? साइकिल से। बस से 120 डिग्री और कार से 150 डिग्री
आते हैं। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, इसका जब गोला आपको परसेंटेज में दिया रहे तो उनका योग 100 के बराबर होता है, और जब डिग्री में दिया रहे तो इनका योग 360 के बराबर होता है। थोड़ा जोड़ लीजिए, 15 12 27, 27 6 33, 3 36, 360 डिग्री हो गया। आशा करूंगा आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। 360 डिग्री, जब पाई चार्ट का क्वेश्चन हमें डिग्री में दिया रहेगा तो सॉल्व किससे करेंगे, 360 से सॉल्व करेंगे। अब देखिए बोला क्या है, कुल छात्र कितने हैं, 1200 हैं। कार से कितने आते हैं, 150 डिग्री आते हैं, किसकी तुलना में, 360 डिग्री की तुलना में। ठीक है, ये 360 में ही सॉल्व होता है। ये 360 लिखा है, यहाँ पे डिग्री लगा हुआ है। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 12 3 36, ये काटेंगे आप कितनी बार जाएगा, 100 बार जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 100 इंटू 5, 100 इंटू 5 कितना हो गया, 500 हो गया। तो देखिए कुल जितने उस विद्यालय में 1200 छात्रों में से 500 छात्र ऐसे हैं जो कि कार से विद्यालय आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अरे चलिए देखिए स्क्रीन पे आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं बार ग्राफ के क्वेश्चन, बस आपको समझने की देरी है। देखिए बोल क्या रहा है, एक निजी जिम एक समय स्लॉट में 25 लोगों को समायोजित कर सकता है। मतलब एक जो उसका प्राइवेट जिम है, उसका जो कमरा है, उसमें एक समय में 25 लोग आते हैं। कितने लोग आते हैं, 25 लोग आते हैं। इसके उपयोगकर्ता के लिए 3 अलग अलग समय स्लॉट, मतलब जो जिम करने वाले हैं उनके लिए 3 अलग अलग टाइम के स्लॉट बनाए गए हैं, और निम्नलिखित चार्ट एक सप्ताह के औसत आगंतुक को दर्शा रहा है। मतलब देखिए दर्शा रहा है कि किस दिन कितने लोग आते हैं किस स्लॉट में। ठीक, वह कौन सा दिन है कि सब जब वे अधिक सदस्यों को समायोजित नहीं कर सकते। देखिए बता रहा वह कौन सा दिन है जिसमें वह सबसे ज्यादा आदमी को संयोजित नहीं कर सकते। देखिए बात को समझिएगा कि बखूबी मैं आपको जो कहना चाहता हूँ, उसके कमरे में एक स्लॉट में 25-25 लोग आते हैं। ठीक है, बात को समझिएगा, एक स्लॉट में कितने लोग आते हैं, 25 लोग आते हैं। तो बोला वह कौन सा दिन है जिस दिन एक्स्ट्रा लोग नहीं आ सकते। देखिए मंडे को यहाँ पे देखिए पहले स्लॉट में 15 लोग ही आए, दूसरे स्लॉट में 15-16 लोग आए, तीसरे में देखिए इतने लोग आए। यहाँ पे जो ग्राफ नीचे है 25 से कितना नीचे है, इस दिन हम चाहें तो और आदमियों को रख सकते हैं। आप ट्यूसडे के बाद देखिए तो यहाँ भी 25 से ग्राफ हमारा कितना नीचे है। इसका मतलब हम चाहेंगे तो और लोगों को रख सकते हैं, क्योंकि उस दिन ज्यादा लोग नहीं आए। आप वेडनेसडे की बात करिए तो उसका भी देखिए कुल ग्राफ 15 लोगों तक का रह गया, ज्यादा से ज्यादा संख्या में। यहाँ भी हम 10 लोगों को चाहेंगे तो रख सकते हैं। सेम कंडीशन आप थर्सडे में देखिए कि तीनों स्लॉट में 15-15 लोग आए हैं, हर स्लॉट में 10-10 आदमी को हम लोग रख सकते हैं। इसी प्रकार आप देखते चलिए तो मात्र रविवार का दिन ऐसा है जिस दिन तीनों स्लॉट में पूरे 25-25 लोग आए हैं। बात को समझिए, रविवार ही एक ऐसा दिन है जिसमें पूरे स्लॉट में 25-25 लोग आए हैं, जिसमें कि हम लोग किसी एक्स्ट्रा को नहीं रख सकते, क्योंकि उसने बता दिया कि केवल वह 25 लोगों को समायोजित कर सकता है। तो रविवार को देखिए उसके तीनों स्लॉट में पूरे 25-25 लोग आए हुए हैं। तो रविवार ऐसा दिन है जिस दिन वह एक्स्ट्रा आदमियों को नहीं रख सकता, क्योंकि बाकी दिनों में बहुत लोगों ने नागा मारा तो आप एक्स्ट्रा को रख सकते हैं, लेकिन रविवार को आप क्या करते हैं, और लोगों को समायोजित नहीं कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपको ग्राफ दिख रहा होगा। बोल क्या रहा है, निम्नलिखित रेखा चित्र में यह निर्धारित करके बताइए कि किस वर्ष भारत में इससे ठीक पहले के वर्ष की तुलना में अधिकतम मूल्य वृद्धि का सामना करना पड़ा। मतलब देखिए किसी भी चीज की वृद्धि होती जा रही, कोई भी एक चीज है उसकी क्या होती जा रही, वृद्धि होती जा रही है। तो बोल रहे हैं कि हमें ये बताइए कि किस वर्ष में उसके पूर्व वर्ष के मुकाबले ज्यादा की वृद्धि हुई है, मतलब किस वर्ष में हुई है, यही हमें बताना है। तो आप यहाँ देखिए 2009 से पूर्व हमें वृद्धि कितने की हुई थी, 18% की। ठीक है, 2010 की तुलना करें 2009 में तो कितने की हुई है, 20% की हुई है। 2011 की तुलना करें 2010 की तुलना में तो कितने की हुई है, 22% की हुई। कितने की हुई है, 22% की। तो वर्ष 2011 में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है उसके पिछले वर्ष के मुकाबले।
बस क्वेश्चन कुछ नहीं होता रेखा चित्र में, आपको एक बार समझने की देरी है। अगर आप एक बार रेखा चित्र के पाई चार्ट, ग्राफ, इन सब के क्वेश्चनों को समझ गए तो इनको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे 25 मार्क्स में से कम 10 मार्क्स में इसके रेखा चित्र के और पाई चार्ट के क्वेश्चन फंसने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आप इसको एक बार समझ लेंगे तो आशा करता हूं कि आपको लेखपाल एग्जाम के गणित में तो कुछ ना कुछ समस्या तो कम हो ही जाएगी, अगर आप इन चैप्टरों में अपनी मजबूती बना लेते हैं। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब जगह छेकते हैं और क्वेश्चन भी देखने में हमें हार्ड लगता है। तो एग्जामिनर ऐसे टाइप के 2-3 क्वेश्चन तो आपको जरूर ही देगा। तो बस एकदम मन लगा के वीडियो को देखिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगले वीडियो में आपके पहले डाउट को हम लोग सॉल्व कराएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगले प्रश्न में पढ़ने से पहले आप एक छोटी सी जानकारी ले लीजिए जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यूपी ट्रिपल राजस्व लेखपाल की तैयारी आप कर रहे हो, ग्रामीण जानकारी के पोर्शन में आपको थोड़ी बहुत समस्या आ रही है और आप इसे बहुत बखूबी तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं, तो 10 मॉडल टेस्ट पेपर के रामबाण प्रश्नों की श्रृंखला दीपक सर ने बनवा रखी है, जिसमें कि आपको मात्र 30 रुपए में मिल जाएगा। कितने रुपए में मिल जाएगा? 30 रुपए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहां पे जाएंगे आप, बाय नाउ कर लीजिए। आपको 33 रुपीज में ये बुक मिल जाएगी बड़े आराम से। आप वहां से नहीं खरीद पा रहे तो आप हमारे नंबर 97-212-44-753 पे मैसेज करिए, वहां पे आपको 30 रुपीज में ये बुक बहुत ही आराम से मैं आपको दे दूंगा। 30 रुपीज आप पे करिएगा, ये बुक मैं आपको वहां पे दे दूंगा। तो अगर आप ग्रामीण जानकारी को एकदम बखूबी पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक को ले लीजिए, आपके लिए बहुत शानदार बुक है। उसके साथ साथ एक छोटी सी बात की जानकारी आप और ले लीजिए कि अगर आप जीके जीएस में अपने आप को कमजोर मानते हैं, या जीके जीएस में ऐसा कोई है ही नहीं जो सोचे कि हमें 100% जीके जीएस आती है, क्योंकि इतना बड़ा जीके जीएस का सिलेबस है कि आप उसे सब कुछ को नहीं कवर पाते। लेकिन अगर आपको लेखपाल एग्जाम के लिए जीके जीएस को मजबूत करना है तो ये 5000 प्रश्नों के वन लाइनर प्रश्नों की जो श्रृंखला है, इसकी भी बुक दीपक सर ने बखूबी बनवा रखी है। आप इसे भी चाहेंगे तो मात्र 49 रुपए की बुक है, 5 रुपए ट्रांजेक्शन चार्ज के साथ ये 55 रुपए को आपको पड़ेगी। 55 रुपए की बुक ले लीजिए, एकदम शानदार बुक है। समझ लीजिए आपके लेखपाल एग्जाम में 25 मार्क्स तो यहाँ से पक्के हो जाएंगे, केवल जीके जीएस अगर आप यहाँ से पढ़ लिए। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी शानदार बुक ये है। तो आशा करूंगा कि आप अगर चाहते होंगे, अगर आपको जरूरत होगी तो आप इन बुकों को खरीद लेंगे। अन्यथा चलिए हम लोग अपनी पढ़ाई पे आते हैं। छोटी जानकारी थी जो आप लोगों को देनी जरूरी थी। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कराई दी हम लोग, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, बोल क्या रहा है, निम्नलिखित पाई चार्ट 2015 में कंपनी XYZ के विभिन्न व्यय को दर्शाता है। देखिए जो ये कंपनी है XYZ, ये क्या क्या बेचती है उसको बताता है पूरे साल का। देखिए जैसे कि R&D कुछ होगा, उसको 40% देती है अपने कुल व्यय का, जितना उसका वो है सैलरी है, जो इतनी तनख्वाह है उसमें से जितनी उसकी कमाई है उसका देखिए 20% सैलरी बांट देती है, लोन इंटरेस्ट देती है, टैक्स देती है, इन्फ्रास्ट्रक्चर करती है, सब बता रखा है। देखिए बोला क्या, कंपनी XYZ ने विभिन्न विभागों में कुल 100 लाख करोड़ खर्च किए। इन सब का मिला के कुल कितना खर्च किया है? 100 लाख करोड़। तो R&D में कितने लाख करोड़ खर्च हुआ? देखिए हमारा खर्च कितना हुआ है? कुल 100 लाख करोड़। कितना? 100 लाख करोड़। तो यहाँ से आप लाख करोड़ को भूल जाइए, आप केवल छोटी सी बात को याद रखिए कि आपका 100 रुपए खर्च हुआ है। फिलहाल आप इतना मान लीजिए आपका खर्च कितना हुआ है? 100 रुपए। कुल आपका खर्च 100 रुपए हुआ, जिसमें से आपने 40% केवल और केवल कहाँ खर्च किया है? R&D में। किसमें खर्च किया है? R&D में। तो इसका 100 का 40% आप सभी लोग बखूबी जानते हैं कि 40 होता है। 100 का 40% कितना होता है? 40 होता है। क्वेश्चन हमारा किसमें था? लाख करोड़ में। तो R&D में कुल कंपनी ने कितना खर्च किया था? 40 लाख करोड़। कितना खर्च किया था? 40 लाख करोड़। देखिए यहाँ भी मात्र आंसर आपको 40 में ही दिया है, क्योंकि लाख करोड़ यहाँ ब्रैकेट में लिख रखा था उसने ऑलरेडी। तो क्वेश्चन देखने में बस आपको हार्ड लगेगा, इसकी जो डिजिट लिखी रहेगी वो आपको हार्ड लगेगी, क्योंकि इसमें ये पूरे क्या होते हैं? कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाना है और क्वेश्चन को एकदम 200% आपको क्या कर लेना है? सही कर लेना है। तो चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए स्क्रीन पे आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोल क्या रहा है, किसी नगर की जनसंख्या 20,000 है, उसके विभिन्न व्यवसाय में
नामांकित पाई चार्ट में दिखाए गए हैं सबसे अधिक और सबसे कम संख्या वाले कार्यों में व्यक्तियों का अंतर कितना है। देखिए यहाँ पे आपको शो क्या किया है कि किसी जनसंख्या है, किसी नगर की जनसंख्या है, कुल कितनी जनसंख्या है, 20,000 है। उसके विभिन्न व्यवसाय में पाई चार्ट में दिखाया गया कि कौन लोग क्या क्या काम करते हैं। 20% लोग नौकरी करते हैं, 33% लोग कृषि करते हैं, कुछ व्यापार करते हैं, कुछ उद्योग का काम करते हैं, कुछ परिवहन विभाग में है। सबसे अधिक और सबसे कम संख्या वाले कार्यों में लगे व्यक्तियों का अंतर बताइए। देखिए सब बोला क्या है, सबसे अधिक और सबसे कम वालों का अंतर हमें पूछ रहा है। तो देखिए आप पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करिए। सबसे अधिक देखिए कृषि वाला है, सबसे कम क्या है, व्यापार वाला है। इन दोनों को आप नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके माइनस करने से अच्छा है इनकी यही जो आंकड़ा यहाँ पे दिया आप इसी को माइनस कर दीजिए। देखिए सबसे अधिक क्या है, 33.3 लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं। सबसे कम लोग क्या व्यापार करते हैं, कितना व्यापार करते हैं, 6.7 लोग। इन्हीं का तो अंतर आपसे पूछा है। 13 में 7 गया 6, यहाँ बचा 12 में 6 गया 6, 26। कुल देखिए इनका अंतर क्या आ गया, 26.6%। ठीक है, अब आपको इस 20,000 का 26.6% निकाल देना है। अगर पहले अभी आप क्या करते, 20,000 का 33.3 निकालते, फिर 20,000 का 6.7 निकालते, दोनों को माइनस करते। उससे अच्छा आपने पहले इनके आंकड़ों को माइनस कर दिया। अब इसी 20,000 का 26.6% आप निकाल दीजिए। 2 0 कैंसिल आउट हो गया। देखिए 2 छंग 12, कैरी लगा 1, 2 छंग 12 1 13, हाथ लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 0 यहाँ था, 2 0 लगा दिए। यहाँ 1 के बाद पॉइंट था, पॉइंट लगा दिए। कुल 5320 आया हमारा। कितना आया, तो सबसे अधिक और सबसे कम संख्या वाले कार्यों में लगे व्यक्तियों का अंतर 5320 है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो कोई ऐसे क्वेश्चनों को आप इसी प्रकार जल्दी सॉल्व कर सकते हैं कि आप एक एक आंकड़ा ना निकाल के पहले उन आंकड़ों को ही सॉल्व कर लीजिए। जैसे बोले कभी कभी इन्हीं आंकड़ों का क्वेश्चन अनुपात में दे देता है, तो लोग एक एक को पहले नॉर्मल वैल्यू में चेंज करके तब उसका अनुपात निकालते हैं। जबकि आप इन्हीं आंकड़ों को सॉल्व करके अनुपात निकाल दीजिए, आपका आंसर तब भी आ जाएगा। उस टाइप के क्वेश्चन को भी मैं जल्दी जल्दी आपको कराऊंगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। चलिए देखिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपको दिखा रहा है। बोल क्या रहा है, किसी परिवार के मासिक व्यय निम्न चित्र के अनुसार, मतलब उसका जो खर्च है वो यहाँ पे दिखा दिया गया किस प्रकार है। शिक्षा पे 25% का है, मकान किराया 20%, बचत 20%, यात्रा 15%, भोजन 20%, सब दिखा। मैंने आपको बता रखा है जब आप इन आंकड़ों का योग करेंगे और आंकड़ा अगर हमारा प्रतिशत में दिया है तो इनका योग 100 के बराबर होगा। आंकड़ा हमारा डिग्री में दिया है तो इनका योग 360 के बराबर होगा। अब आगे देखिए बोला क्या है, यदि शिक्षा तथा यात्रा पे खर्च का अंतर 4,000 है तो परिवार की कुल आय कितनी होगी। बात को समझिए, शिक्षा यात्रा, शिक्षा पे कितना परसेंट खर्च हो रहा है, 25%, यात्रा पे कितना खर्च हो रहा है, 15%, दोनों का अंतर कितना है, 10%। और 10% की वैल्यू हमें क्या बता रखा है कि 4,000 है। इसी 10% की वैल्यू क्या है, 4,000। और हमसे कुल आय पूछ रहा है, कुल आय कितनी थी, उसकी कुल आय का योग मैंने क्या बता रखा है, 100% के बराबर थी। और जब 10% की वैल्यू 4,000 है तो आप लोग एक बात को बखूबी जानते होंगे कि 100% की वैल्यू क्या होगी, 40,000 होगी। 40,000 आई कैसे, ये भी हमें मुझे दिखाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जब 4,000 किसी की 10% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे 0 0 कट जाएगा, इन दोनों क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 40,000 आ जाएगा। तो आप इन सब क्वेश्चनों को ऐसे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस बात को आप भी जानते हैं, किसी भी चीज की अगर 10% वैल्यू जो होगी उसकी 100% वैल्यू में आप एक जीरो बढ़ा दीजिए, आ जाएगा। किसी की 10% की वैल्यू 50 है तो 100% की वैल्यू 500 होगी। ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा आप दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगला स्क्रीन पे क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है, निम्न चार्ट में भारत मोबाइल निर्माता कंपनियों के बारे में जानकारी देता है कि कौन सी कंपनी कैसे बनाती है। देखिए ABCD LMN नाम ऐसे इन्होंने दे दिया, बताया ये सब 5%, 25%, 12% बनाती है। यदि कंपनियों द्वारा निर्माण किए गए मोबाइल फोनों की कुल संख्या 12,40,000 है तो कंपनी XYZ द्वारा कितने मोबाइल निर्मित है। देखिए बोल क्या रहा है, कुल मोबाइल कितने बनाए जाते हैं, 12,40,000। ठीक है, कुल मोबाइल कितने बनाए गए, 12,40,000 बनाए गए। केवल XYZ का पूछा है, XYZ कितना परसेंट बनाती है, 12%। इसी 12,40,000 का आपको केवल क्या निकाल देना है, 12% निकाल देना है। क्या निकाल देना है, 12%। देखिए 2 0 2 0 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 1 2 4
00 मल्टीप्लाइड बाई 12, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जीरो जा 12 चौक 48, कैरी लगा 4, 12 दूनी 24, 4 28, आधे लगा 2, 12 कम 12 तो 14। 1,48,800 मोबाइल बनाता है हमारा कौन, XYZ। कौन बनाता है, XYZ। कितना बनाता है, 1,48,800 मोबाइल। आशा करूंगी जितने भी क्वेश्चन आज मैं करा रहा हूं आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कुछ भी समस्या लग रही होगी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, 1-2 वीडियो इसके ऊपर और फटाक से बना दूंगा आप लोगों के लिए। बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस मन लगा कर पढ़ना है। और कहीं ना कहीं अगर आपको लगता होगा कि मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो कुछ ना करिएगा, वीडियो को केवल शेयर कर दीजिएगा। बढ़ता हूँ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है, निम्न तालिका में 3 वर्षों में CO2 का उत्सर्जन इस टन में दिया है। किस में दिया है, मिलियन मीट्रिक टन में दिया है। जो ये चीज ब्रैकेट में दे दे, तो फिलहाल इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं, जो आंसर आएगा उसके आगे इसी को लिख देना है, ठीक है। बताया क्या है, 2015 में 100, 2016 में 110, 2017 में 150। 2016 से 2017 के बीच CO2 के उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2016-2017 के बीच में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आप लोग देख सकते हैं कितने की हुई है, 40%। 40 की वृद्धि हुई, आप ऐसे समझिए केवल 40 की वृद्धि हुई। किसकी तुलना में हुई है, 2016 की तुलना में हुई है। कब हुई है, 2017 में हुई है। तो जिसकी तुलना में होती है वही हमेशा कहाँ लिखाता है, बटे में लिखाता है। गुणे आपको क्या कर देना है, 100 कर देना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन प्रतिशत में निकालना है। जब फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, ये इसका गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 400 बटे 11। 11 तिहाई 33 बचेगा कितना, 7 70 हो जाएगा। 11 छक्के 66 बचा कितना, 40, फिर 33 हो जाएगा 36.36। देखिए ऑप्शन नंबर बी में हमारे दिया हुआ है, आंसर आ गया। आशा करूंगा जितने भी क्वेश्चन ये आपको समझ में आए होंगे। देखिए आज थोड़ा गला बैठा है, तबीयत भी मेरी बहुत ज़्यादा खराब थी, तो आवाज़ आपको थोड़ा अजीब लग रही होगी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन क्वेश्चनों को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व कराया, और आशा करूंगा आपको ये हमारे जो पाई चार्ट बार ग्राफ के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आते होंगे, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और इसे ढेर सारा शेयर करिएगा। मिलूंगा कल फिर एक नई वीडियो के साथ। कल फिर प्रैक्टिस चैप्टर या किसी एक महत्वपूर्ण चैप्टर से ही सारे क्वेश्चनों को उठा के सॉल्व कराऊंगा। और अगर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आपको सभी क्वेश्चनों की मिक्सअप प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा, हम लोग मिक्सअप क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराएंगे। तो चलिए फिर आज 10 क्वेश्चन थे, इसमें और क्वेश्चन मैं कराना चाहता था, लेकिन तबीयत की वजह से 10 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। मिलूंगा कल फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।